नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की कार्यशैली की। वह चुनाव आयोग जिन्हें विपक्षी दलों की टिप्पणियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें सत्ताधारी दल की आपत्तिजनक टिप्पणियां दिखाई नहीं देती। हालांकि उन्होंने बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के मुस्लिम धर्म पर दिए गए भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए उन्हें नोटिस दिया, लेकिन साथ में ही राहुल गांधी को भी नोटिस जारी करके ये जताने का प्रयास किया कि वो इस संबंध में अगर सत्ताधारी दल को नोटिस देंगे तो बैलेंस करने के लिए विपक्षी दलों को भी नोटिस दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री को नोटिस दिए जाने का इतिहास में ये पहला मौका है। खैर, आज के ब्लॉग में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इस बात की है कि महाराष्ट्र के बाद अब चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी करके उनके चुनावी गाने में ये बात निकालने की बात कही है कि वो इस गाने को हटाएं अपने प्रचार से, जिसमें कि उन्होंने जेल का बदला वोट से इस बात को उल्लेखित किया है। चुनाव आयोग ने तानाशाह शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी ये कहा है कि तानाशाह शब्द का जब प्रयोग होता है तो ये निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के खिलाफ ये टिप्पणी मानी जानी चाहिए। इसके माने कि चुनाव आयोग भी ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी या यूं कह लीजिए सत्ताधारी दल निश्चित तौर पर तानाशाह के रूप में ही काम कर रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर जो एक ये नारा है कि सरकारी एजेंसियों के जवाब में जनता वोट करे या जेल का बदला वोट से, तो इसमें कुछ भी मुझे आपत्तिजनक नहीं लगता, लेकिन चुनाव आयोग को ये आपत्तिजनक लगता है। दूसरी ओर जब सत्ताधारी दल के नेता चुने हुए मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को या मंत्रियों को या अन्य लोगों को किस तरह से किस भाषा में बात करते हैं, तब उन्हें चुनाव आयोग को कोई भी आपत्ति नहीं होती। भले ही बिना कोई सबूत, बिना कोई मनी ट्रेल के उन्हें असली गुनहगार शराब नीति का बताना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। क्या ये बात साबित हो गई है? क्या किसी न्यायालय ने केजरीवाल को दोषी ठहराया है? अभी अगर आप मान लीजिए कि अगर ईडी के नोटिस का सवाल है या ईडी द्वारा किसी को पकड़े जाने की बात का सवाल है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए हसन मुशर्रफ और छगन भुजबल समेत तमाम लोग ऐसे थे जो कि इस ईडी के कस्टडी में रह चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुले तो उनके खिलाफ धीरे धीरे सभी मामले वापस कर लिए गए। यहाँ तक कि जिनको खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घपलों घोटालों का आरोपी बताया, वो अजीत पवार आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन के अपने तमाम भ्रष्टाचार उससे मुक्त होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ ये दर्शाने को काफ़ी है, अगर ईडी का आरोप पत्र
या ईडी का कुछ भी अगर ये माना जा रहा है कि वो गलत है, तो क्या कोई बताएगा कि ये लोग तो बाकायदा आरोपी रहे, यहाँ तक कि जेल यात्राएं भी की, और इसके बावजूद अब ये पाक साफ हैं और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में माननीय मंत्री बने बैठे हैं। इसी प्रकार अगर आज मनीष सिसोदिया या केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बात मान लेते, उनके वॉशिंग मशीन में धुलने को तैयार हो जाते, या ममता बनर्जी की तरह अपने दिल्ली राज्य में कांग्रेस को कोई जगह न देने की बात मान लेते, तो आज न शराब नीति की चर्चा होती और न ही मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ता। लेकिन जिन लोगों में रीढ़ होती है उनका उत्पीड़न भी होता है, मानसिक, शारीरिक, और उन्हें जेल की यात्रा करनी भी पड़ती सकती है। जैसे कि आपने यहाँ केजरीवाल के मामले में देखा, हेमंत सोरेन के मामले में देखा। हेमंत सोरेन के मामले में भी जो आरोप ईडी ने लगाए हैं उसके भी सबूत नहीं मिले। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन ने ये कहा भी कि आखिर वो कौन सी खान है जो उन्होंने अपने नाम की थी, वो कहाँ है खान। तो लेकिन ईडी उसका कोई ट्रेल देने में असफल रही। उसी प्रकार आम आदमी पार्टी बार बार ये पूछ रही है कि आखिर कहाँ है मनी ट्रेल। कोर्ट भी पूछ रहा मनी ट्रेल कहाँ है, लेकिन इसकी कोई भी सबूत ईडी दे पाने में असफल है। लेकिन बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और वो अपने चुनाव प्रचार में ये भी नहीं कह सकते कि जनता फर्जी रूप से जेल भेजने का बदला मतदान के रूप में लें। अगर वो तानाशाह शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी माननीय चुनाव आयोग को आपत्ति है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि महाराष्ट्र में भी जय भवानी को हटाने के लिए शिवसेना के चुनावी सॉन्ग से को उद्धव ठाकरे को नोटिस दिया था, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ मना कर दिया था कि वो बिल्कुल जानकारी नहीं देंगे और न ही अपने उससे इस शब्द को हटाएंगे, क्योंकि जय भवानी ये यहाँ का जय शिवाजी महाराष्ट्र में मेन ये नारा है, मेन शब्द है, तो इसको किसी भी तरह वो हटाने को तैयार नहीं। बदले में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषण को भी मुद्दा बनाते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग हमें नोटिस देता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई किए, जो कि प्रधानमंत्री ने एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियाँ की हैं और यहाँ तक कि बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में वोट मांग चुके हैं। अमित शाह ने रामलला के दर्शन कराने का बात चुनावी जनसभाओं में की थी। आखिर चुनाव आयोग उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? तो ऐसा लगता है चुनाव आयोग ने खुद ही अपनी प्रतिष्ठा गिराने का ठेका खुद ले लिया है, क्योंकि जब वो कार्रवाई में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पाता तो वो प्रचार में क्या सत्ताधारी दल और विपक्षियों के मध्य लेवल प्लेइंग फील्ड करेगा। तो ये बात आसानी से सोची जा सकती है। अगर चुनाव आयोग इसी प्रकार करता रहा तो हो सकता है और चुनाव आयोग की हालत ऐसी हो जाए जो केवल कह तो सकती है लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला ना हो, क्योंकि ये स्थिति खुद चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के एक चारण के रूप में चलते हुए ये अपनी इज्जत खुद गिराई है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो कम से कम कार्रवाई में तो है अपने पराई का भेद न करें, और यहाँ तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कम से कम उपलब्ध करा ही दे। हालांकि आज 29 तारीख है, आज ही
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जेपी नड्डा और राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें कि स्टार प्रचारक के नाते उनके दल के अध्यक्षों को नोटिस दिया गया है। आज जवाब देंगे। देखना यह है उस जवाब में आखिर क्या निकलता है। लेकिन ये बात तय मानिए, चुनाव आयोग कुछ भी प्रधानमंत्री के भाषण पर कुछ भी करने वाला नहीं है और न ही कोई कार्रवाई इस तरह की होगी। हो सकता है विपक्षी दलों पर कोई चुनाव आयोग सख्त एक्शन भी ले ले, आम आदमी पार्टी के सॉन्ग को लेकर रोक लगा दे, या महाराष्ट्र के उस पर रोक लगा दे, या फिर से नोटिस जारी करे। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को वो समझा पाएंगे या अध्यक्ष उस बारे में कोई सलाह प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को दे पाएंगे, ये दूर की कौड़ी लगती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।